अपना गुस्सा कंट्रोल करती रही जब तक वो शांत नहीं हो गई। अंकल वांग उसे बताने लगा कि कैसे उसे गिल्ट फील हो रहा था मास्टरपीस को खराब करने का, और शायद अगर वो उस मास्टरपीस को वापस पुरानी शान में वापस ला सके तो उसका दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। मिस्टर वांग ने कहा, यही एक तरीका है जिससे मैं उसकी काइंडनेस का बदला दे सकता हूँ। जॉन्गकुक ने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ अंकल, लेकिन अगर अंकल जानते कि उनका कर्जा ऑलरेडी चुकाया जा रहा है, लेकिन जॉन्गकुक ये राज कभी नहीं बताएगा। मिस्टर वांग ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कुकी, मैं अब केयरफुल रहूँगा, ज़्यादा ध्यान रखूँगा, पहले से भी ज़्यादा। फिर वो आरबिश के गेट के सामने रुक गया और उसे जोर से गले लगा लिया। जॉन्गकुक बस देखता ही रहा कैसे उसके अंकल का रंग वापस आ रहा था। उसने भी उसे गले लगा लिया। अपनी शर्म के बावजूद वो खुश था कि अंकल वापस आ गया है। वो नहीं चाहता था कि अंकल फिर कभी उतना खोखला नजर आए। अचानक आसपास शोर होने लगा। दोनों ने अलग होकर देखा कि क्या हो रहा है। अंकल वांग खुश होकर हंस पड़ा जब उसने देखा सर्वेंट्स उनको मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। सब चिल्लाए, मिस्टर वांग, तुम सच में वापस आ गए, हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। सब उसके आसपास आ गए, उसे गले लगाने और छूने की कोशिश कर रहे थे। जोंगकुक पीछे हटकर सबको जगह देने लगता है ताकि वो अपने अंकल के साथ प्रॉपरली मिल सके। वो देख रहा था कैसे सब खुशी से मिस्टर वांग का स्वागत कर रहे हैं। उस खुशी को देखकर जोंगकुक भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसने अपनी नज़र हटाकर सामने देखा जहाँ बड़ी और खूबसूरत गेट्स खड़ी थी। उसका स्माइल धीरे धीरे गायब हो गया, आंखें फिर से बेजान हो गई। गोल्डन एम्बेल उसकी आंखों में चमक रहा था। तभी हेड मिस्ट्रेस ने कहा, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम रुक गए हो जियोन जोंगकुक। जोंगकुक ने बस हल्का सा स्माइल दिया। आंखें नीचे करके बैठा था जोंगकुक एम्बैरेस्ड फील कर रहा था कि उसने अपनी डिसीजन बदल दिया। मैं सच में सॉरी हूँ, मैंने ट्रांसफ़र को लेकर आपको परेशान किया है। जोंगकुक ने अपना सिर झुकाते हुए माफ़ी मांगा। हेड मिस्ट्रेस ने बस हाथ से इस बात को टाल दिया। अरे नॉनसेंस, जब तक तुम हमारे स्कूल में रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कहा, गला साफ करते हुए थोड़ा शर्मा गई। वैसे मिस्टर जॉन, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने अपना मन बदल दिया काई के बारे में? जोंगकुक ने ऊपर देखा। काई? उसने धीरे से सोचा। तब उसके दिमाग में ग्रोसरी स्टोर के मालिक के बेटे की याद आने लगा। ओह काई! उसने फिर से हेड मिस्ट्रेस की तरफ देखा जो एक्साइटेड होकर सिर हिला रही थी। तभी हेड मिस्ट्रेस का पति उनके पास आ गया, टी का ट्रे लेकर, जिसने उनकी बात को बीच में ही रोक दिया। अब बस डियर, उस पर प्रेशर मत डालो तुम, हस्बैंड ने बोला। देखो ना कितनी एम्बैरेस्ड हो गया है जॉन जोंगकुक। यंग लोगों को उनकी मर्जी से रहने दो, हेड मिस्ट्रेस ने गुस्से से जवाब दिया। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि काई एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर उन्होंने पॉइंटेडली जोंगकुक की तरफ देखा जो बस ऑकवर्ड स्माइल दे रहा था। वो सच में चाहते थे कि जोंगकुक और काई साथ हो जाए। उनको लगता था, शायद जोंगकुक को लगता है, काई उसके अंडरस्टैंड के लायक नहीं है। हेड मिस्ट्रेस को पता था कि जोंगकुक पहले डॉक्टर पार्क के बेटे से एंगेज्ड था, लेकिन उसने वो एंगेजमेंट तोड़ दिया था। हेड मिस्ट्रेस ने सोच रही थी कि जोंगकुक को अब तक समझ जाना चाहिए कि बेहतर रिश्तों की तलाश में रहना इतना अच्छा नहीं लगता। लोग उसको गलत समझ सकते हैं। इससे लोग सोच सकते हैं कि वो लालची है, जबकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर हेड मिस्ट्रेस ने टॉपिक चेंज कर देना बेटर समझा, लेकिन जब हेड मिस्ट्रेस ने फील किया कि टॉपिक चेंज करना ज़रूरी है तो उसने अपनी थ्रॉट क्लियर की, सीधा खड़ी हो गई और अपने दिमाग से और थॉट्स हटा दिए। फिर उसने जोंगकुक को एक चेयरफुल स्माइल दिया। अच्छा, अब जब तुम हमारे साथ रह रहे हो तो कैसा रहेगा अगर हम तुम्हें अगले साल के प्ले की स्टार बना दें? उसने मजाक से बोला। मुझे लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर से बहुत सारे डोनेशंस मिल जाएंगे। जोंगकुक बस हल्का सा स्माइल करता है क्योंकि उसे पता था कि ये हेड मिस्ट्रेस का एक वीक जोक था।
लेकिन अब जो कुछ भी उसके साथ रिसेंटली हुआ था, तयंग ने उसके साथ किया था, उसके बाद इस पे हंसना ज़्यादा इजी फील हो रहा था उसे। जल्द ही उन्होंने स्कूल स्टूडेंट्स और नेक्स्ट सेमेस्टर के प्लान्स पे बात ख़त्म कर दिया। फिर जॉन्गकुक ने कपल को गुड बाय कहा और हेड मिस्ट्रेस के घर से बाहर निकल गया। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग था, इतना कोल्ड कि जॉन्गकुक के बॉडी बोन्स तक ठंड से जम गया था, जिसके वजह से वो स्लो पिच में चल रहा था। लेकिन फिर भी जॉन्गकुक को लगा कि वो आरबिश पहुंचने का टाइम जितना हो सके उतना लंबा करना चाहता है। वो सेंट्रल स्टेशन स्क्वायर के पास आकर रुक जाता है, इधर उधर बस एमलेसली देख रहा था। फिर वो फिर से चलना शुरू करता है, मॉल के डिस्प्ले विंडो के पास जाते हुए, चीज़ों को बिना किसी स्पेसिफिक थॉट के देखते हुए, अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए। उसने सोचा, क्या होता अगर मैं बस यहाँ से डिसेवर्स हो जाता। वो अपने आप को रोक नहीं पाया ये सोचने से। हाँ, लेकिन इवन विशफुल थिंकिंग भी उसके लिए डिप्रेसिंग लग रहा था कि वो ड्यूक से कभी बच नहीं सकता था। वो अपने अंकल को नहीं छोड़ सकता था जब उसकी लाइफ डेंजर में हो। अगर मैं अपने अंकल को कन्विंस कर भी लूँ आरविश छोड़ने के लिए, ड्यूक कुछ भी करके हमें ढूंढ ही लेगा, क्योंकि अब वो मेरा पति है, जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है। और अगर वो ड्यूक को ओपनली चैलेंज करता है तो सब कुछ और ज़्यादा खराब हो जाएगा। एक डीप शाई लेके जॉन्गकुक ने अपनी आंखें बंद की और अपना हेड कोल्ड ग्लास पे रख दिया। हेल्पलेसनेस उसे दोबारा पर ब्लेम कर रहा था। अब उसके लिए ये ऑब्वियस हो गया था कि ड्यूक उसके अंकल को आरबिश में रखता था ताकि वो जॉन्गकुक को कंट्रोल कर सके। जॉन्गकुक सोच ही नहीं पाया था कि ड्यूक किम तयंग इतना आगे तक जाएगा सिर्फ अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए और अपनी जीत को पूरा करने के लिए। उसे पूरा यकीन हो गया था कि जब ड्यूक उसे फुल्ली यूज़ कर लेगा तो वो उसे बस फेंक देगा। पहली रात ही उसने बता दिया था कि ड्यूक को उसकी कोई परवाह नहीं था। जॉन्गकुक फिर से चलना शुरू करता है। अब कोल्ड में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसने एक फेमिलियर रोड पे टर्न लिया, स्नो में चलता हुआ। अब उसने कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से मिराकल के लिए प्रे नहीं किया था जितना अब कर रहा था जॉन्गकुक। तभी बोगम का लेटर उसके दिमाग में घूम गया। माई बी लव्ड जॉन जॉन्गकुक। वो हमेशा अपने लेटर्स में ऐसे ही स्टार्ट करता था। जॉन्गकुक को याद था क्योंकि उसने वो सारे लेटर्स सुबह पढ़े थे। जितना वो अपने अंकल पे गुस्सा होना चाहता था उतना ही वो समझ गया कि उसके अंकल ने लेटर्स उसे क्यों छुपाए। जब वो पुलिस स्टेशन से लौट के आए और उसने डाइनिंग टेबल पे वो लेटर्स देखे, मिस्टर वांग ने स्टेमर करना शुरू कर दिया और उससे माफ़ी मांगने लगा। जॉन्गकुक सिर्फ एक दुख भरी स्माइल दे पाया। मैं इतना एशेम्ड फील कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इतना हॉरिबल काम किया, उसके अंकल ने कहा। उस दिन उसने उसे बताया था कि उसके बाल लाइट में अजीब से ग्रे दिख रहे थे विंटर की पेल धूप के नीचे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो, उसने कहा, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ जॉन्गकुक। चाहे तुम बोगम के पास वापस जाना चाहते हो या जाना ही क्यों ना चाहते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो इतना श्योर लग रहा था। जॉन्गकुक को याद आया, उसकी आंखों में वो डिटरमिनेशन चमक रहा था। वो बार बार माफ़ी मांग रहा था जॉन्गकुक से, समझ रहा था कि उसका ये सब करना कितना बेवकूफ़ी भरा था और वो चाहता था कि एक्सप्लोरेशन वाले दिन सब सच बता दे। जॉन्गकुक को अपने अंदर उस पर गुस्सा करने का मन नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ अंकल, उसने जवाब दिया। फिर जल्दी से उससे वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए बुलाया जो उससे पहले से बना कर रखा था। मिस्टर वांग बस हाँ में हाँ मिलाने लगा। दोनों ने मुश्किल से आधा प्लेट भी फिनिश नहीं किया। जॉन्गकुक ने आरबिश के गेट्स को देखते ही पहचान लिया। वो जल्दी पहुंच गया था, जितना वो चाहता था उससे भी ज़्यादा जल्दी। उसके हाथ काँप रहे थे बहुत ज़्यादा। उस जगह को देखकर उसके अंदर गुस्से की लहर उठ गई, उसके मालिक की यादों की वजह से। जैसे तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो वैसे ही तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं हो, जॉन्गकुक ने मन में सोचा, रिविलियन से भरा हुआ। जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही थी, उस रात की यादें अब भी उसके सपनों में रोज़ आता है, उसे बेचैन नींद देता है।
मैं तुम जैसे किसी को अपने तकलीफ का सोर्स नहीं बनाऊंगा। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है। उसका शरीर ठंड से जम गया था पर हाथ गीले हो गए थे। उसने अपने स्पीड तेज कर दिया पेवमेंट्स पे दिनों से मार्च करते हुए। जैसे ही वो केबिन में आया उसने डोर लॉक किया और रिलीफ का सांस लिया। केबिन अभी भी खाली था। उसका अंकल ग्रीन हाउस रिपेयर में बिजी था सुबह से। उसे लगा वो शाम तक नहीं मिलेगा। अंकल वांग सच में इतना एगर था ड्यूक का एहसान चुकाने के लिए। जॉन्गकुक बेड पे धड़ाम से गिर गया। सिलिन को देख रहा था। मेरे प्यारे जॉन जॉन्गकुक। उसने आंखें बंद कर लिया, हाथ से आंखों को ढांक लिया। उसके लेटर्स की यादों को हटाने की कोशिश करता रहा, पर जैसे ही वो कोशिश करता उस रात की भयानक यादें वापस आ जाता है उसके दिमाग में। उसका मन करता बस रो दे उसी वक्त, पर तभी विंडो पे हल्की सी टैपिंग से उसका ध्यान हटा दिया। उसके दिल में एक दर्द सी महसूस हुई। वो आवाज़ सुनकर एक वक्त था जब वो फीबी की इस आवाज़ का इंतज़ार करता था। अब बस डर होता था। जब उसने विंडो खोला, फीबी अंदर आया। उसके पैर में एक नोट बंधा हुआ था जो ड्यूक ने लिखा था। आयु कहती है, तुम गार्डनर को अरविश में हमेशा के लिए नहीं रखने वाले हो, है ना? आयु ने तुरंत सीधा पॉइंट पर आके पूछा। उसके फेस पे एक पोलाइट स्माइल थी जब उसने अपने फियांसे को क्वेश्चन करते हुए देखा। उसके क्वेश्चन सुनते ही कई आंखें तुरंत उसके तरफ घूम गई, इधर उधर देखते हुए आयु और ड्यूक के बीच। आयु आयु के मदर काउंटेस ने धीरे से उसे डांटा क्योंकि वो उसके सबसे पास बैठी थी। लेकिन आयु को उस वक्त किसी भी ड्रामा की परवाह नहीं थी। उसे क्लियर कट आंसर चाहिए था, वो भी खुद ड्यूक से। सच में गार्डनर पे चार्जेस हटा देना हम सबके लिए शॉकिंग था। वैसे तो ये अच्छा स्टेप था, लेकिन ये नहीं बताता कि वो अभी भी आरबिश में क्यों काम कर रहा है और रह रहा है। आयु ने पॉइंट आउट किया। क्या तुम श्योर हो कि वो दोबारा वही गलती नहीं करेगा? गलती फिर से ना हो जाए। आयु ने कहा, अगर फिर से कोई हंगामा हो गया तो और भी बुरे नतीजे हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही है माई लेडी, तयंग ने जवाब दिया, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वही इंसान सबसे अच्छे से संभाल सकता है ग्रीन हाउस का पुनर्निर्माण को, जो तुम्हें इतना प्यारा था। आखिर वही तो शुरू से उसके डिज़ाइन और देखभाल का जिम्मेदार था। तयंग ने शांत स्वर में सबके सामने समझाया आयु को। आयु को तब समझ आ गया था कि चाहे वो कितना भी तर्क करे ड्यूक किम तयंग के साथ, ड्यूक का फैसला बदलने वाला नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ग्रीन हाउस वैसे ही पसंद था जैसे पहले था, और मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा वैसे ही सुंदर हो जाए। आयु ने शुरू किया, पर मुझे ये भी डर है कि ऐसे व्यक्ति को जैसे पहले कभी लापरवाही का दोष लग चुका है, जिस पर इतना नाजुक काम देना, चाहे उसका कितना भी तजुर्बा हो। उसने शांत रूप से अपनी बात पूरी की और सबको एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। जब उसने आगे कुछ नहीं कहा तो सबको समझ आ गया कि वो इस विषय पर और बात नहीं करेगी। काउंटेस आयु के मादर जो उसके पास बैठी थी, वो भी राहत की सांस ली। समुदाय में काफ़ी हंगामा मच गया था जब ये खबर फैल गई कि मैडम ओल्ड मिसेस किम एक दुर्घटना में शामिल थी, जो उन्हें एक सीनियर कर्मचारी के कारण हुई थी। और भी ज़्यादा तारीफ मिली जब ड्यूक ने उस कर्मचारी पर लगाए गए सभी आरोप हटा दिए। आयु के सवालों को देखकर लोग समझ रहे थे कि वो अपनी शादी को लेकर चिंता में है, पर असल में सच ये था कि हर एक शब्द में उसे अपनी चिंता छुपा रखी थी। जॉन्गकुक के लिए वो जॉन्गकुक की मानसिक स्थिति या फिर अपने अंकल के लिए चिंतित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो बस ये देखना चाहती थी क्या ड्यूक ने इस मौके का फ़ायदा उठाया जॉन्गकुक को अपनी तरफ खींचने के लिए। उसकी नज़र अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ गई और उसका शरीर भाव देखकर आयु अपने आंखों को छोटी कर लेता है। वो काफ़ी आराम से बैठा लग रहा था। आयु को पूरा भरोसा था कि ड्यूक ने अपना काम कर दिया है। क्या ड्यूक उस लड़के को अपना मिस्ट्रेस बना चुका है?
वो जानती थी कि ड्यूक हर मौके का अच्छे से पूरा इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल अंतिम बूंद तक। जॉन्गकुक ड्यूक से आसानी से दूर नहीं जाने वाला था, कम से कम फिलहाल तो नहीं। शुरू में आयु काफ़ी परेशान हो गई थी। ब्लास्ट की खबर सुनकर उसके दिमाग में तुरंत ही सबसे खराब संभावना देखने लगी थी। जब उसने सुना कि मैडम ओल्ड मिसेस किम उस समय ग्रीन हाउस के पास थी, तो उसने भी सबके साथ खुशी मनाई। जब पता चला कि मैडम ओल्ड मिसेस किम को सिर्फ छोटी मोटी चोट का सामना करना पड़ा, पर वो ग्रीन हाउस के नुकसान से दुखी भी हुई। फिर भी उसने सबको दिखाया कि वो कितनी साहसी है और सब कुछ शांत रूप से एक्सेप्ट किया। पर मन के अंदर कहीं ना कहीं वो चुपके से खुश हो रही थी, सोचकर कि ये एक अच्छा मौका है जॉन्गकुक और उसके अंकल के लिए आर्बिश छोड़कर चले जाने का। उसे पक्का लग रहा था कि जॉन्गकुक ये मौका ज़रूर लेगा। पर जब उसने सुना कि ड्यूक ने मिस्टर वांग को माफ़ कर दिया है, तो उसके मन में शक पैदा हो गया। उसके अंदर चिंता की लहर दौड़ गई, ये सोचकर कि किम तयंग जॉन्गकुक को अपने पास रख लिया है, और वो बेचैन हो गई इस संभावना को लेकर कि किम तयंग और जॉन जॉन्गकुक के बीच कोई रिश्ता बन रहा है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।